भी इससे रिलेटेड है कि जो 2000 के नोट जो फिर से जो बंद कर दिए गए हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो स्पेशली ये इकोनॉमिक सेक्शन का आपका न्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही हम मेरे को मिला है इसके अंतर्गत, जनसत्ता के अंतर्गत। और ये जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं वो आपका जो है दिल्ली एडिशन की है, स्पेशली जनसत्ता जो हम कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली जो मेन भी न्यूज़ जो होंगे ना उसको भी देख लिया करेंगे इसके अंतर्गत, जिससे कि क्या होगा कि आपके इकोनॉमिक से भी टर्म को बहुत सारा आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो देखते हैं। और आज जो है आपका डेट जो है 26 जून का हम लोग जनसत्ता को देख रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो इसके लिए सॉरी, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा अर्लियर मैं करा दूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरबीआई के गवर्नर जी ने कहा है कि मुद्रास्फीति को जो है 4% पर लाने के लिए कोशिश जारी है। और ये आप देख सकते हैं कि आरबीआई के गवर्नर है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि आरबीआई के द्वारा क्या किया जा रहा है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के जो आपके गवर्नर शक्तिकांत दास जी जो हैं वो नीतिगत दरों में सोच समझ करके की गई वृद्धि और सरकार के स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने के उपाय में खुदरा महंगाई घटी तथा इसे और कम कर 4% पर लाने के लिए कोशिश जारी है, ठीक है। आरबीआई का ऐसा कहना है, ठीक है। दास जी के साथ जो है वो जोड़ा कि उन्होंने ये भी जोड़ा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है कि अनिश्चितताओं और अनलिनों की आशंका के साथ जो है चुनौतियां भी बनी हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ब्याज दर और मुद्रास्फीति साथ साथ चलती है, यानी ब्याज दर और मुद्रास्फीति यानी महंगाई जिसको बोलते हैं, दोनों साथ साथ चलती है। इसलिए अगर बोला जा रहा है कि अगर मुद्रास्फीति टिकाऊ स्तर पर काबू में आती है तो ब्याज दर भी कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा दास जी ने कहा कि जो आरबीआई के हेड है मुख्यालय से कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण क्या हो रहा है कि आपको पिछले साल जो है वो फरवरी मार्च में जो है आपको के बाद जो मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई है। इसके कारण क्या है, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिंसों के दाम में तेज़ी आई है। और क्या हो रहा है कि गेहूं और खाद्य तेल जैसे कई जो आपके खाद्य पदार्थ यूक्रेन और मध्य एशिया क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारा जो है इम्पोर्ट किया जाता है अदर कंट्री से, उस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से क्या हो रहा है कि आपको कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जब ट्रेड हो ही नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से तो आपको कैसे अच्छे से कोई भी चीज़ को मिल पाएगा, ठीक है, आपका उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बाद जो है वो बाद हमने कई कदम उठाए हैं। हमने पिछले साल जो है मई से ब्याज दर बढ़ाना शुरू किया है। पिछले साल 2022 की ये बात कर रहे हैं, मई से स्टार्ट किए हैं। सरकार के स्तर पर भी आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में मुद्रास्फीति में कमी आई है और अभी यह जो है 5% से क्या है कि आपके नीचे है। अभी जो मुद्रास्फीति है वो 5% से नीचे है। उसके अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो महंगाई दर मई महीने में 25 महीने के निचले स्तर पर 4.25% तक रही है, ठीक है। बीते वर्ष क्या हुआ है कि अप्रैल से में यह कितना था, तो आपका 7.8% तक चली गई थी। महंगाई को काबू करने में जो है रिजर्व बैंक पिछले साल जो है मई से इस साल फरवरी तक रेपो रेट में कितना 2.5 की वृद्धि कर चुका है, ठीक है। तो किसकी, तो रेपो रेट की। यह पूछे जाने पर कि लोगों को महंगाई से कब राहत मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति तो कम हुई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि मुद्रास्फीति कम हुई है तो महंगाई से थोड़ा राहत देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। चलिए देखते हैं। पिछले साल जो है अप्रैल महीने में जो 7.8% थी, अब क्या है तो आपका 4.25% हो गई है, ठीक है। मुद्रास्फीति की बात की जा रही है। इस पर क्या है कि मुस्तैदी से नज़र रखे हुए हैं, जो कई कदम जरूरी होंगे हम उठाएंगे। जैसा कि आरबीआई का कहा गया है कि वित्त वर्ष में जो है हमारा अनुमान है कि यह औसतन 5.1% रहेगी। और पिछले साल यानी 24-25 अगले साल जो बोला जा रहा है 24-25 में, क्योंकि ये तो 2023 चल रहा है, तो इस
से कितना हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, 4% के स्तर पर लाने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। आरबीआई को 2% घट बढ़ के साथ जो खुदरा महंगाई दर 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, आपको मिला है कि आप 4% खुदरा महंगाई दर को आप रखिए। केंद्रीय मंत्री नीतिगत दरों जैसे रेपो रेट पर निर्णय करते समय मुख्य रूप से खुदरा आपके मुद्रास्फीति पर ही गौर करता है। ठीक है, आरबीआई का ऐसा काम है। तो ये हमने देख लिया, स्पेशली जो है वो आपका आरबीआई ने क्या कहा था रिलेटेड जो है आपका कि 4% जो है वो मुद्रास्फीति को रखा जाएगा। तो ये कोशिश किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला एडिटोरियल को, मतलब अगले जो न्यूज़ है एडिटोरियल भी यहाँ पे आरबीआई का ही एक कोट है कि आप देख सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि दर जो है 6.5% रहने का भरोसा किया गया है। ये भी आरबीआई का ही अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो कह रहे हैं क्या कि आपको बताना है कि बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो गवर्नर है चालू वित्त वर्ष में यानी इस साल जो है आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी, तो 6.5% का रहने का मतलब आपका भरोसा जताया गया है। उसके अलावा जब उन्होंने कहा कि हमने सभी पहलुओं पर जो है वो गौर करने के बाद जो है वृद्धि दर पर अनुमान लगाया और इसे हासिल करने पर हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि इसको हासिल हम कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका की जो बैंक है आगे नीतिगत दर में कुछ और वृद्धि करता है तो उसे रुपए की विनिमय दर पर असर पड़ने की आशंका नहीं है। यानी अगर आपका फेडरल रिजर्व बैंक अगर वृद्धि करता भी है तो मतलब इंडियन रुपीस में कोई भी एक्सचेंज में असर नहीं पड़ेगा। साथ ही सेवा में भी निर्यात बेहतर रहने से चालू जो करेंट आपका खाता है वो क्या होगा कि घाटे प्रबंध योग्य दायरे में ही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा आपको घाटा नहीं देखने के लिए मैनेजमेंट के ही तौर पे रहेगा। आरबीआई की जो रिजर्व बैंक के इस महीने जो है वो मुद्रास्फीति समीक्षा में बताया गया है कि आपका जीडीपी जो आपका सकल घरेलू उत्पाद जो है वृद्धि दर 6.5% के अनुमान को बरकरार रखा गया है। ठीक है, इस तरह से बताया गया है कि आरबीआई का प्रेडिक्शन है जो हमेशा आता है। ठीक है, मुद्रास्फीति आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ के इस साल जो अप्रैल जताए गए 5.9% आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान से कहीं ज़्यादा है, 6.5% है। ठीक है, वहीं रेटिंग एजेंसी फिच ने क्या बोला है कि रेटिंग के अनुसार ताज़ा जो है वो आपके चालू वित्त वर्ष के लिए जो है आपका जो भारत की वृद्धि दर जो है वो फिच के अनुसार 6.3% रहने वाला है। ठीक है, अपना अपना जो भी आपका निकालती हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी डाटा निकाला जाता है तो इंडिया की रैंकिंग दी जाती है कि कितनी फीसदी से इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। तो ये फीच का जो है 6.3, आरबीआई ने 5 कहा है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। और इसी तरह से आरबीआई मुख्यालय से कहा गया कि जीडीपी दर से लेकर के हमने संतुलित रख लिया है। ठीक है, वृद्धि दर को हम लेकर के हमने संतुलित रख लिया है, रख लिया है नहीं। किसी भी स्थिति में आप अनुमान जताते हैं कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों जोखिम होते हैं। ठीक है, यह सब मिलकर के हमने संतुलित रुख अपनाया और इसके साथ ही हमारा अनुमान है कि आर्थिक मूल्य वृद्धि मूल्य जो है वो आपका वित्त वर्ष में है 6.5% रहने का अनुमान है। इसके लिए हम काफ़ी आशान्वित हैं, यानी ऐसा बोला जा रहा है कि हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। उसके अलावा 22-23 में बोला गया है कि वृद्धि दर जो है वो आपका कितना था, तो 7.2% रही जो अनुमान से अधिक थी। ठीक है, और इस साल आपका 23-24 में कितना बोला जा रहा है, तो आपका जो है वो आपका 6.5 की मतलब देख सकते हैं कि 6.5 ही है। ठीक है, चलिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है आरबीआई जो है उनके द्वारा जो है इस महीने पेश अपने मौद्रिक नीति के बाद बयान में कहा कि रबी फसल जो है ज़्यादा बेहतर रहने और मानसून सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है। आपका सेवा क्षेत्र भी जो तेज़ी और मुद्रास्फीति में नरमी से घरेलू खपत को समर्थन मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा आरबीआई का प्रेडिक्शन है। ठीक है, साथ ही बैंकों और कंपनियों के मजबूत बही खाते आपूर्ति श्रृंखला समान होने और घटती अनिश्चितता को देखते हुए पूंजीगत व्यय को गति देने के लिए परिस्थिति का अनुकूल है, ऐसा आरबीआई का
मानना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हालांकि वैश्विक स्तर पर कमजोर मांग, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता भी है, लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव भी देख रहे, अल नीनो का प्रभाव भी आशंका से जोखिम है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 23-24 के लिए वास्तविक यानी स्थिर मूल्य पर आपका जीडीपी कितना रहने का अनुमान है, तो आपका 6.5 रहने का अनुमान है। रुपए के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि रुपया डॉलर विनिमय दर काफ़ी स्थिर है। ठीक है, रुपया और डॉलर का जो विनिमय दर काफ़ी स्थिर है। इस साल जनवरी से अभी तक के आंकड़े ले तो रुपए में उतार चढ़ाव मामूली हुआ है, काफ़ी मामूली हुआ है। वास्तव में रुपए में थोड़ी मजबूती ही आई है। हमारी कोशिश है कि डॉलर रुपया की विनिमय दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव नहीं हुआ, ऐसा आरबीआई का मानना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 500 बेसिस पॉइंट यानी 5% ब्याज पर बढ़ा दिए। ठीक है, बढ़ा दिया गया है मतलब एफबी वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, कहाँ का, अमेरिका का, जिस तरह से आरबीआई भारत के लिए है। ठीक है, 5% दर बढ़ा दिए, इसके बाद भी रुपया जो है काफ़ी स्थिर है। ठीक है, इसलिए घरेलू निवेशक हो या फिर विदेशी निवेशक, उनके विश्वास के लिए यह सकारात्मक संदेश है कि भारतीय रुपया है वह स्थिर है। ठीक है, वो केंद्रीय बैंक इसकी स्थिरता पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, यानी आरबीआई का जो भी न्यूज़ रिलेटेड था, जो इकोनॉमिक्स टर्म से आपको जानना चाहिए तो आप जान सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो काम आएगा तो आपको अर्थव्यवस्था से रिलेटेड काम आ सकता है। उसी तरह से आपका अगर बैंकिंग के स्टूडेंट रहे होंगे तो हमेशा उनसे पूछा जाता है कि आपका जो आरबीआई के अनुसार कितना है, उसके अलावा फिच के अनुसार कितना आपका प्रेडिक्शन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो हमेशा दिया जाता है। चलिए अगले ट्यूटोरियल को देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं क्या कि रियायत के बावजूद किसान की मुश्किल है। ठीक है, यानी रियायत भी कुछ सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही है। चलिए डिटेल में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं क्या कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, कह रहे हैं क्या कि खरीफ फसल के लिए जो है वो आरबीआई में तैयारी चल रही है। ठीक है, आपके देख सकते हैं कि गाँवों में जो है वो तैयारी चल रही है, आरबीआई नहीं। हमने अभी आरबीआई का वो न्यूज़ देखा इसलिए मुझे आरबीआई याद आ गया। ठीक है, तो खरीफ फसल के लिए गांव में तैयारी शुरू हो गई है। देशी कंपोस्ट और ढांचे की आपकी खाद तैयारी करने के लिए भी कवायदें शुरू हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या दे रहा है, तो बोल रहा है कि कवायदें जो है आपकी शुरू हो गई है। खरीफ फसल के लिए देसी खाद बनाने के पीछे जो है किसानों का मकसद पैसा कमाना होता है। ठीक है, इससे वे जहाँ रासायनिक उर्वरकों पर खर्च किए जाने वाले पैसों की बचत कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको लगता है उर्वरकों के खरीदने पे। वही आपका बोला जा रहा है कि फसल में रसायनों के प्रयोग से बच जाते हैं और आप रसायन फसल में वो उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि रसायन भी यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उसी तरह से देखिए मगर क्या वाकई ऐसा हो पाता है कि बगैर फास्फेट और पोटास के इस्तेमाल के किसी फसल वैसी होगी जैसी कि वे चाहते हैं। ठीक है, किसान भी इसी तरह का हुआ में फंसा हुआ रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आरबीआई जो आपकी रासायनिक खाद डालना हर फसल के लिए वैसे ही ज़रूरी माना जाता है जैसे कि नए बीज का इस्तेमाल करना। इसकी वजह है कि किसान किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहते। यानी जो आप देखिए कीट फतिंगे जो ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह जो लगाते हैं तो उससे थोड़ा बचाव हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि आपका उर्वरक जो होता है हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि जितनी लागत हर फसल में लगती है उसमें उन ज़रूरी कीटनाशकों, उर्वरकों और बीजों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि आपका जो है जो फसल ज़्यादा पैदावार को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, यानी अगर इस तरह का यूज़ करते हैं तो आपका पैदावार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि केंद्र सरकार के किसानों को खरीफ की फसल के लिए राहत पहुँचाने के मकसद से खरीफ सत्र में जो है मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है आपका सत्र जो 2023 से लेकर के 24 के लिए किसानों के फास्फेट और पोटास उर्वरकों पर 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, यानी इस साल आपको दिया जाएगा किसानों को। ठीक है, इस तरह से सब्सिडी जो दिया जाता है किसानों को किस पे, तो फॉस्फेट और पोटास पे। उसके अलावा जो बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि इस तरह खरीफ सत्र के लिए सरकार का कुछ जो है
सब्सिडी व्यय जो है बढ़ करके कितना हो गया 1.08 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, गौरतलब है कि इसके पहले भी जो यूरिया जो है 70,000 जो करोड़ हुए सब्सिडी देने को ले घोषणा बजट सत्र में पहले ही हो चुकी है कि यूरिया पे भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो 70,000 रुपये सब्सिडी देगी। ठीक है, सरकार ने यह कर दिया कि किसानों के निश्चित कर दिया कि उर्वरकों की खुरदरा यानी MRP कीमतों में इस अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल क्या हुआ है कि यूरिया की कीमत जो है आपका कितना तो 276 रुपये है प्रति बोरी है। एक बोरी खरीदते हैं तो 276 रुपये लगते हैं। और आपका DAP जो होता है वो आपका क्या होता है कि 1350 यानी इसका ज़्यादा होता है प्रति बोरी। सरकार के इस नए कदमों में जो है करीब 12 करोड़ किसानों को फ़ायदा होने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, उसके अलावा जो है वो सवाल है कि केंद्र सरकार ने सब्सिडी देने का कोई मानक तय किया होगा। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। वजह साफ है, देश के 12 करोड़ जो है किसानों को इस नई सब्सिडी से फ़ायदा पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए किसान गरीब होते हैं, उनके फसल भी नष्ट हो जाते हैं, आपके जो प्राकृतिक आपदा वगैरह भी होती है तो उससे भी उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से अच्छे फसल को ग्रो करेंगे। तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट भी उनका हेल्प करते हैं। ठीक है, बाकी किसानों का सब्सिडी का हकदार क्यों नहीं माना गया। ठीक है, तो 12,000 करोड़ जो है वो आप देख सकते हैं कि किसानों को सब्सिडी और भी किसानों को देने का ज़रूरत है क्योंकि वो भी तो इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। अभी केंद्र सरकार हर किसानों की हर साल $227 यानी 15,674 रुपये सब्सिडी के तौर पे देती है। ठीक है, यह बिजली हो गया, पानी हो गया, खाद बीज और न्यूनतम आपका समर्थन मूल्य आदि के तौर पे दी जाती है जो इंडियन गवर्नमेंट देती है किसानों को। ठीक है, गौरतलब है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग अलग फसल के हिसाब से तय किया जाता है। गेहूं का अलग, चावल का अलग होता है। उर्वरकों पर जो आपको सब्सिडी जो होती है सरकार देती है जिसमें उसमें क्या होता है DAP की कीमत पर 55% और पोटास की कीमत पर 31% देती है। इसी प्रकार यूरिया पर जो है प्रत्येक बोरी पर 3700 करोड़ रुपए की सब्सिडी खाद्य कंपनियां या किसानों को देती है। पिछले साल क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने 2022 से 23 के संशोधित अनुमान में 2,25,000 जो है वो आपको 220 करोड़ रुपए के मुकाबले जो है आपको ये पिछले साल बोला जा रहा है 2022-23 से 2,25,220 करोड़ रुपए के मुकाबले जो 2023-24 में सब्सिडी 1,75,099 करोड़ रुपए निर्धारित की है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अमेरिका में किसानों को दी जाने वाले सब्सिडी के मुकाबले यह ऊँट के मुँह में क्या है, जीरा जैसा ही नहीं, जीरा जैसा भी नहीं है, बहुत काफ़ी कम है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों को दी जाने वाले रियायतों पर सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए कि आप जो थोड़ा बढ़ाइए किसानों को जो रियायत देते हैं। एक तरफ जो है किसान इस देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी अन्नदाता कहा जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ उसके लिए राहत के नाम पर उतना ही नहीं मिलता जो फसल के लागत मूल्य को कम करने के कुछ राहत दिलाए। ठीक है, तो इस तरह से बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप बढ़ाइए। ठीक है, उर्वरक हो गए, उर्वरक सब्सिडी से खरीफ की फसल के उत्पादन को बढ़ाने में अब तब तक मदद नहीं मिल सकती जब तक कि सिंचाई, बीज, बिजली और आपका कृषि उपकरणों पर सब्सिडी को पहले से कम दोगुना न कर दिया जाए। यानी बढ़ाइए, आप सब्सिडी को जो देते हैं आप दोगुना कर दीजिए, ऐसा बोला जा रहा है राइटर के द्वारा। उसके अलावा जी इसकी वजह है कि आमतौर पे महंगाई न होते हुए भी किसान को महंगे बीज उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आमतौर पे केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए मिलने वाली राहत के बारे में किसानों को कोई जानकारी नहीं होती थी कि किसान के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि वह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलने वाले राहतों की जानकारी उचित वक्त पर पा जाए और उसका फ़ायदा क्या करे, ले सके। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है कि सबसे राहत सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचने लगी है। ठीक है, और तब से जो है आपका कई तरह की समस्या से बचने के लिए जो आपको सालाना जो 6,000 रुपया दिया जाता है किसानों को 3 किस्तों में, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। कई दफ़ा तकनीकी खराबी की वजह से राहत किसानों के खाते में नहीं पहुँच पाती और किसान जो होते बगैर जानकारी के फसल उगाने की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको तो सरकार देगी। इस तरह केंद्र
केंद्र और राज्य सरकारों को गौर करना चाहिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि आप ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे, ठीक है, किसानों को क्या ज़रूरतें हैं। दूसरी बात है कि किसान बगैर सब्सिडी वाला बीज खाद खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है, कि बिना सब्सिडी वाला जो है खाद वो खरीद लेता है तो महंगा भी होता है। ग्राम प्रधान गुटबाजी की वजह से किसानों को सरकारी राहतों की जानकारी नहीं देते, ठीक है, किसान के लिए जो सरकारी राहतें आती है वो भी नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे में सब्सिडी के साथ साथ जो है तंत्र को भी मजबूत करना होगा, जो किसानों को हर तरह की क्या करे कि जानकारी दे सके। किसानी वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी जो सिफारिश किसान सब्सिडी के लिए की थी वह व्यवहारिक धरातल पर भी समझ में आए, ठीक है, यानी उन्होंने जो बोला था तो ऐसा आपको काम करना चाहिए, ठीक है, किसानों तक पहुंचनी चाहिए वो फैसिलिटी, ठीक है। मौजूदा सरकार के पहले किसानों को सब्सिडी के नाम पर महज दिखाने के लिए झुंझुना थमा दिया था, ठीक है, जो पहली सरकारें थी उसका कोई मायने नहीं हुआ करता था, यानी सब्सिडी किसानों के साथ मजाक समझ में आती थी। लेकिन क्या हुआ कि सरकार बदली तो सब्सिडी को बढ़ाया गया और लेकिन उतना नहीं कि सब्सिडी पाकर किसान निश्चित हो सके कि अगर किसी वजह से उनकी फसल खराब हो जाए तो उसे कम से कम घाटा तो नहीं होगा, ठीक है, उतना भी ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है कि जिससे किसानों को बेनिफिट हो। किसान आंदोलन में भी किसानों ने यह बात उठाई कि जिन किसानों को आय का साधन केवल सिर्फ कृषि है उसे इतनी सब्सिडी तो केंद्र सरकार को देना ही चाहिए कि जिससे फसल बर्बाद होने पर उसे क्या हो कि मौत के मुँह में जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े, ठीक है, क्योंकि देखिए खाना तो है ही ना, और भी चीज़ें तो वो फसल बेच करके ही करते। गांव के लोगों से पूछिए उनको कितना दिक्कत होता है। केंद्र और राज्य सरकारें अगर खेती की हर चीज़ पर ज़रूरी रियायत देती हैं तो महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, आपका यूपी हो गया, बिहार के किसानों के साहूकारों के कर्ज न लेना पड़ता और किसी के घाटे में जाने पर साहूकारों को कर्ज लौटाने की हालत में गांव में अपनी इज्जत ढकने के नाम पर जहर या फांसी फंदे को न चुनता, ठीक है। केंद्र सरकार को किसानों के लिए और भी उदार होने की ज़रूरत है, ठीक है। सेंटर को बोला जा रहा है कि आप थोड़ा और उदार होइए किसानों के प्रति, इतनी उदार कि किसानों को फसल उगाने के लिए साहूकार और बैंक के कर्जे न लेने पड़े, ठीक है। कर्ज न चुकता कर न पाने की हालत में ऐसे कदम उठाने पर मजबूर न होना पड़े जो उसके परिवार के लिए दुख हो जाए, क्योंकि वो क्या करते बाद में आत्महत्या भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है क्या बोला जा रहा है तो कह रहे हैं क्या कि यह जो है केंद्र सरकार के किसानों के कल्याण को लेकर के प्रतिबद्धता दर्शाता है कि हर फसल के समय वह बीज उर्वरकों आदि पर सब्सिडी की आपका जो है घोषणा कर सके। लेकिन खेती से लगने वाले दूसरे जो खर्चे भी कम नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आप देखिएगा कि आपको वर्कर को भी देना पड़ता है, किसान अगर नहीं काम कर पाता ढंग से तो वर्कर को भी देना पड़ता है, अनाज के रूप में इसे लेके देना पड़ता है। मगर परिवार के हाथ बटाने वाला कोई नहीं है तो मजदूर रखना इस किसान की मजबूरी होती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए उसे कम से कम प्रतिदिन 400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह से दूसरे कई खर्चे होते हैं। आपके ऊपरी खर्चे के लिए उसे साहूकारों से क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। और इसी तरह जो है आप देख सकते हैं कि जुताई बिजाई और आपके पशुओं से बचाने के लिए सुरक्षा बाड़ तैयार करने में भी कम खर्च नहीं आता है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर सब्सिडी लागत मूल्य से ज़्यादा मिलेगी तो किसान निश्चित होकर के खेती करते रहेंगे। तो इस तरह से हमने सारे आपको इसके एक ही एडिटोरियल जो था आपको इम्पोर्टेंट था तो हमने देख लिया। आज कितना डेट है तो 26 जून आपका 2023 है। तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा आपको एडिटोरियल पसंद आता है, न्यूज़ जनसत्ता का पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर।